हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत नया टर्म नहीं है हमारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में हमने सुना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डांट हमने बहुत सारी खाई होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है इसके हमने बहुत सारे अप्लायंसेस यूज किए, हमने टीवी बहुत देखा है, हमने वीडियो गेम्स खेले हैं, हमने लैपटॉप चलाए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। पर अगर हमसे कोई बोले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस से मेरा मतलब है, जैसे हमें पता है कि सारे मैटर एटम से बने हैं और एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है नेचर में, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस से अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अगर इनका एक थोड़ा सा बिहेवियर होता है जिसे जो हमें थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, उससे हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अनलाइक जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव अगर साथ में आते हैं तो ये क्या करते हैं? रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन अगर मैं दो ऐसे चार्जेस लेकर जो अनलाइक है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये एक बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अभी हम इस चीज को इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू समझेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से पहले हमें इलेक्ट्रिक के कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए सर्किट बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सिंबल हमने बनाया एक सेल। ये सेल ऐसा नहीं है जो हमने नहीं देखा हो। सेल हमने अपने रिस्ट वॉच में यूज किया है, या फिर हमने रिमोट की बैटरीज में, या फिर वॉल क्लॉक में, कैलकुलेटर्स में, टॉयज में, इन सब में हमने बहुत ज्यादा यूज किया। अब कई जगह आपने देखा होगा एक से ज्यादा बैटरीज भी लगती हैं, कहीं 4 बैटरीज लगती है, रिमोट में 2 बैटरीज लगती हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी अगर कॉम्बिनेशन में होती है तो क्या कहलाती है? वो मतलब एक जब ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो वो बैटरी कहलाती है ना। यहाँ पे क्या बात की हमने? की यहाँ पे की क्या है? ये बेसिकली वो स्विच है जो आप घर में अपने अप्लायंसेस को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा सिंबल बनाएंगे जिसके बीच में ऐसे कनेक्शन ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे एक डॉट नहीं है। ये डॉट का मतलब क्या है कि ये दोनों वायर के बीच के कनेक्शन को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहते हैं? अगर ओपन की होगा तो हमारा ये स्विच ऑफ कंडीशन कहलाएगा। वहीं अगर यहाँ पे दोनों एंड को कनेक्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पे हम एक डॉट बना देंगे, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों कनेक्शन को हमने दोनों एंड को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारी क्लोज की कहलाएगी। यहाँ पे स्विच ऑन सिचुएशन कहलाएगी। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होगा, हम इसे इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यूज करेंगे। ये रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट, ये चीजें अभी से देख लो, ये एक सिंबल है रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। इसको हम बाद में बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर इसका ये होता है एमीटर के लिए, ये वोल्ट मीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए, ये भी अगेन हम बाद में समझेंगे। एमीटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो एमीटर में हमें इतना पता होना चाहिए कि एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने में काम आता है। वोल्ट मीटर की बात करो तो ये उस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, या फिर घर में आप स्टेबलाइजर देखते हैं कि घर में कितना पोटेंशियल या कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है। और वहीं गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये सिर्फ प्रेजेंस चेक करता है करंट की। ये जैसे हम घर में टेस्टर यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि उस वायर में करंट है या नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। अगर हम उसमें चेक करना चाहें कि उसमें करंट है नहीं है तो हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे बनता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम के थ्रू से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शनल वायर लिया, जिसको मैंने थोड़ा यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया। क्रॉस सेक्शनल वायर से मतलब क्या? वायर जो हम घर में जनरली कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं, ये वैसा ही कुछ है जिससे हम कॉपर वायर यूज करते हैं। तो मैंने एक कॉपर का एक पीस ले लिया, इसको मैंने यहाँ मैग्नीफाई किया ताकि हम अंदर का बिहेवियर समझ सकें। अब यहाँ पे मैंने एक की लगाया, एक बैटरी लगाई, एक एमीटर लगाया, यहां पे हम एक बल्ब लगा लेते हैं। तो हमारा मकसद है इस बल्ब को ग्लो कराना, इस बल्ब को जलाना। तो अभी क्या मैंने स्विच ऑफ रखा हुआ है तो बल्ब तो जलेगा नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है हम उस चीज को समझेंगे। अब हमें पता है कि इस वायर के अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे और हमारे पास यहां पे इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एटम के अंदर इनिशियली हमेशा बराबर ही होते हैं, तभी हर एक एटम इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, अब यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना दिए। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, होता है, अगर वो मूव कर रहा है तो हमें तो फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए।
तो ये ऑलरेडी अगर ये मूव कर रहा है तो इससे हमारा करंट नहीं बनता। मतलब ऐसे है कोई वायर रास्ते में पड़ा हुआ है, हम घर में वायर लेके आते हैं, जब तक हमने उसे स्विच में नहीं लगाया तो उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं करता था, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर साफ साफ है कि इलेक्ट्रॉन का हमें एक कॉन्टिन्यूस फ्लो चाहिए होता है, वो भी एक क्लोज लूप में, तब एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये एक कंडीशन है जो हमें समझनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करें, अभी एक जिगजैग मूवमेंट में, एक रैंडम मूवमेंट में, यहाँ पे कोई एक कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं है। उस कॉन्टिन्यूस फ्लो को बनाने के लिए हम यहाँ बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में लाने के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल वर्क करते हैं। अब यहाँ पे बैटरी का क्या रोल होगा, यहाँ पे जो इसका ये लॉन्ग लेग है इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव है ऐसा समझो, और यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव है, या फिर ग्राउंड स्टेट 0 है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये दो एंड्स मैंने बना दिए। अभी क्या कनेक्शन है नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। लेकिन क्या किया मैंने, इनके बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया। कनेक्शन बिल्ड करते ही क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के इस तरफ आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इस पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आके इकट्ठा थोड़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो पॉजिटिव के करीब पहुंचे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक टाइम पे, ऐसे मिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे आ रहे हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो पॉजिटिव के करीब पहुंचे, तो अब ये थोड़ी कि आगे वाले इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं भाई मैं राजा हूं, बाकी सब मेरे पीछे खड़े रहो, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे इन सारे पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पुश लगेगा, एक पुश लगेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जम करके इस साइड आना पड़ेगा। और यहां आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और यहाँ पे टर्मिनल भी नेगेटिव है। तो इस टर्मिनल नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर दिया फिर वापस पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होगा। तो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो इस वजह से मिलेगा हमें। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस फ्लो मिल रहा है, और इस कॉन्टिन्यूस फ्लो की वजह से हम देखेंगे कि जो हमारा बल्ब था वो अब क्या कर गया, वो अब ग्लो कर चुका है। ओके, तो वो अब जल रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इस तरीके से हमारे अप्लायंसेस वर्कआउट करते हैं, और इस तरीके से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट का मैंने कई बार नाम ले लिया। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, बेसिकली क्या है, यहां पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो बन रहा है, राइट। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, कभी ये बहुत तेज फ्लो कर रहे हो, कभी ये बहुत स्लो फ्लो कर रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को या इस डिफरेंस को हम किससे मेजर करेंगे, इसको मेजर करने के जिस क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के बराबर होता है। रेट, जहां भी रेट टर्म आएगा वहां पे हम क्या करते हैं, हम उसे टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे चार्जेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T एक रिलेशन में जाता है, और इसकी इसे हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं, या इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। अब इसे और भी कभी बहुत छोटी यूनिट आ गई, मान लो तुम्हारा करंट 0.0000001 एम्पेयर है, तो हम क्या हर जगह इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज ना करें, करंट बहुत छोटा भी होता है कि बहुत छोटी वैल्यूज भी होती है करंट की। तो वहां पे हम स्मॉल यूनिट्स के लिए या स्मॉलर यूनिट्स के लिए हम ये इसे कहते हैं 1 मिली एम्पेयर, जिसका मतलब होगा 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। और यहां पे एक और सिंबल यूज करते हैं, ये होता है 1 माइक्रो एम्पेयर, जिसका मतलब होता है 10 टू -6 एम्पेयर। ऐसे नैनो एम्पेयर, आर्मस्ट्रॉन, पिको, बहुत सारी चीजें भी होती है, बट इन सब की हमें यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चीज समझी कि स्मॉल यूनिट्स में अगर करंट को लिखना हो तो कुछ इस तरीके से हम करंट को लिखें। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर। ठीक है, अब बेसिकली हमने बात की किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या हेल्प करता है कि कब कितने चार्जेस फ्लो करें, कितने टाइम के लिए। तो हमें इससे क्या मिल जाता है कि 1 एम्पेयर करंट है, जिसका मतलब कि भाई 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए। अगर 2 एम्पेयर करंट तो हम बोलते हैं कि 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि वो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि हमें एक क्लियर मतलब विजन मिल सके, क्लियर पर्सपेक्टिव मिल सके कि कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं सिर्फ 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर करंट बनाने के लिए। तो हम पहले शुरुआत करते हैं 1 एम्पेयर करंट से। अगर मुझे 1 एम्पेयर करंट डिफाइन करना है, नाउ
1 एम्पेयर करंट को मुझे डिफाइन करना होगा तो मुझे पता है कि 1 एम्पेयर करने के लिए 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के फोर करना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो मैंने सब कुछ 1 कर दिया। अगर मुझे 1 एम्पेयर चाहिए तो 1 कूलम 1 सेकंड के लिए फोर कर रहा है। अब 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज चाहिए। अब ये 1 कूलम चार्ज क्या होता है और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, हम पहले ये निकालते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम पहले ये निकालते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से समझे कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के अंदर हमारे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना छोटा चार्ज है 10 टू द पावर -19, मतलब 0 के बाद 19 बार 0 और फिर उसके बाद 6 आता है, तो इतना छोटा चार्ज होता है। तो अगर मुझे निकालना है कि 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर दूंगा। अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम वैल्यूज देख सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं सिर्फ 1 कूलम चार्ज के लिए। यानी कि अगर मुझे 1 एम्पेयर करंट चाहिए, अब हम देखते हैं कि जब हम जैसे स्विच ऑन करते हैं तो करंट लाइट कितनी लाइक उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जल जाती है। तो मैं तो यहाँ पे फिर भी 1 सेकंड ले रहा हूँ कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 एम्पेयर के लिए। तो सोचो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लाइक जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो है, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। लेकिन थ्रू कन्वेंशन अगर हम यहाँ पे बात करें करंट की डायरेक्शन की, करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ, तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, और ये हमेशा ही ऐसी सेम रहेगी। हमेशा हम देखेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन होगी हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी। ठीक है, तो अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे के टर्म समझते हैं। ओके, तो अब हम इसके आगे के टर्म्स, आगे का पहला टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। अब इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी चीज बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क के थ्रू अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, हमें पता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे कहते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई चीज मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के इस जगह पर आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, तो हमें इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे हमें दोनों एंड्स पता है कि एक इस एंड से हमें इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है और इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे ये पता है कि मुझे कितने चार्जेस चाहिए, तो मुझे और क्लियर आइडिया लगेगा कि मैं कितना अमाउंट ऑफ वर्क करूंगा। अगर मुझे पता है कि मुझे जैसे एक ट्रक में सामान भरना है, तो मुझे एक सामान को अंदर फैक्ट्री से लाके ट्रक में रखने में 5 मिनट लगते हैं। तो मुझसे कोई सीधे सीधे पूछेगा कि तुम्हें 10 ट्रक में 10 बॉक्सेस रखने, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम सीधे बोलोगे 50 मिनट लगेंगे, कि तुम्हें एक क्लियर आइडिया पता है कि मुझे कितना वर्क करना है और मुझे कितना टाइम लगेगा और मुझे कितने बॉक्सेस लेकर आना। तो ऐसे हम इस तरीके समझते हैं कि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, इसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें दोनों पॉइंट डिफाइन होते हैं कि हमें कहां से जाना है और कहां तक पहुंचना है, तभी हम वहां पे डिफरेंस निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। ये क्या होता है, वर्क डन ऑन चार्ज, या फिर हम इसको W अपॉन Q भी कहते हैं। ठीक है, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये हमें एक नया रिलेशन बन जाता है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है कितने चार्जेस पे, तो वो हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा कि अच्छा तुम्हें 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा, अगर तुम्हें 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है इसका क्लियर आइडिया हमें कौन देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किस तरीके से दे पाता है, क्योंकि इसे दोनों पॉइंट्स पता है, इसे एग्जैक्टली पता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, कितना वर्क लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट कर पाते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं उसके डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे दोनों पॉइंट डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एक और टर्म लिखा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या फर्क है, यहाँ डिफरेंस के तो फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें ये तो पता होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पॉइंट P है,
मुझे पता है कि मुझे इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आना है, ठीक है, या इस पॉइंट तक मुझे पॉइंट चार्ज या किसी भी चार्ज को लेकर आना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चार्जेस है किधर और मुझे लाना कहां से है। अब जब मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे कहां से चार्जेस लेकर आना है, तो मैं ये डिफाइन ही नहीं कर सकता पहले से कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है, या मैं किसी मतलब एक क्लियर आइडिया नहीं है मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है। तो वो चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। यहां पे कहां आना है वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे कहां से लाना है दैट इज इंफिनिटी व्हिच इज नॉट डिफाइंड। तो वो चीज डिफाइन ही नहीं मुझे कहां से आना है, तो वो चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a point charge from infinity to a point। और वो पॉइंट क्या है, मान लो ये पॉइंट P है। अब मुझे पता नहीं चार्जेस कहां से लेकर आने, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क वैसे भी डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसमें मुझे क्लियर आइडिया नहीं है, बट मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे इस पॉइंट तक अपने चार्ज को लेकर आना है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन अगर मुझे क्लियर आइडिया है मुझे कहां से लाना है और कहां तक लेकर आना है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कराता है, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसकी ऐसा यूनिट जो होती है, द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, ठीक है। और वोल्ट्स यहां पे वर्क डन होता है हमारा जूल, ये होता है चार्ज, तो जूल पर कूलम भी हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जिसमें हम इसे मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगी, वोल्ट्स, और उसमें हम वी से भी डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q और V इज इक्वल टू जूल्स पर सेकंड। ये हमें एक नया रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन हर रिलेशन पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके एक एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप जितने भी आपको सॉल्व एग्जांपल्स अपने बुक में मिलते हैं इस कंटेंट पे, जितना आपने अभी पढ़ा है, या फिर ऐसे एग्जांपल आपके ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में मिलते हैं, आप उन्हें साथ साथ करते रहिए, सो दैट आपके लिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा। तो आप पहले इतना लिख लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो रिलेशंस अभी हमने समझे थे, उन रिलेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम सिमिलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट या दोनों टॉपिक्स हमारे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट हमारा ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले हम अपने पहले रिलेशन यानी कि I is equal to Q/T पे क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज of 900 coulomb flows through a electric bulb for half an hour। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें जो चीजें गिवन होती है हमें पहले वो लिख लेनी चाहिए। तो गिवन, पहली चीज क्या गिवन है, हमें गिवन है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मैंने चार्ज लिख लिया। फिर इसने बोला है कितने टाइम के लिए, तो टाइम गिवन है हमें दैट इज हाफ एन आवर व्हिच इज इक्वल टू 30 मिनट्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय द फिलामेंट। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, I निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि क्या हर चीज स्टैंडर्ड यूनिट्स में है या नहीं है। से चार्ज तो कूलम में है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टाइम मिनट्स में है। लेकिन जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड होता है, लाइक पर 1 सेकंड, तो लाइक टाइम 1 सेकंड में होना चाहिए, चार्ज कूलम में होना चाहिए, लेकिन टाइम तो मिनट्स में है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट का कन्वर्जन है वो हम यही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया और हमें रिजल्ट मिला, सॉरी 30 है ये, 30 into 60 is 1800 सेकंड्स। तो हमारे पास टाइम आ गया। तो हमें रिलेशन यूज करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला या रिलेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वो क्या है मेरा, I equals to Q/T which is equals to Q मेरे पास कितना है 900, टाइम कितना है 1800। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये सिंपल 1/2 आ जाएगा which is equal to 0.5 एम्पेयर। सॉल्यूशन, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते भी नहीं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें हम,
फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस फॉर 5 मिनट्स। अब हम यहाँ पे क्या निकाले, चार्ज निकाला है, यहाँ पे करंट निकाला था, यहाँ पे चार्ज निकाला है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी सेम, पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब पहले क्या लिखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितना करंट जाना है। करंट हमारे पास कितना है 5 एम्पीयर। फिर हम लिखेंगे कि वो कितने टाइम के लिए जाना है, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है 5 मिनट्स। फिर हम यूनिट्स चेक करेंगे, तो करंट तो ठीक है एम्पीयर में, टाइम अभी मिनट्स में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। सेकंड्स में करने के लिए हम इसको किससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। अब ये बस करंट आ गया, टाइम आ गया, मुझे क्या निकाला है, मुझे निकाला है चार्ज। तो मुझे पता है कि वी नो दैट, नाउ सिंस वी नो दैट I इक्वल्स टू हमारा होता है Q बाय T। मुझे जो भी निकाला है उस क्वांटिटी को मैं अपने लेफ्ट में ले आता हूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू टी। ओके, क्योंकि ये T यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब I मेरे पास कितना है 5, टाइम मेरे पास कितना है 300, तो 3 इंटू 5 इज 1500 कूलम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया अगेन। ओके, फिर हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले पे, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं, गिवन में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वर्क दे रखा है 2700 जूल्स। देखो मुझे कैसे पता चला, बिना पढ़े कि वर्क है, मैंने इसकी यूनिट को देखा, यूनिट क्या है, जूल्स है, तो मुझे पता चला ये वर्क है। तो इसमें यूनिट्स का भी आपको बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो हमें वर्क मिल गया 2700 जूल वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 90 कूलम। तो यहाँ पे Q दे रखा है हमें 90 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमें पता है हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला और रिलेशन V इक्वल्स टू W बाय Q। ओके, पहले हम यूनिट चेक कर ले, वर्क डन जूल्स पे है, चार्ज हमारा कूलम पे है, बिल्कुल सही है। तो हम सीधे पुट कर देंगे 2700 बाय 90, 0 से 0 कट गया, 90 टेबल में 3 आता है, तो ये 30 हो गया, इट इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, ये क्या है वोल्ट्स। ठीक है, हम इसे बी से भी लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स 1760 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में हमें पता है कि V दे रखा है हमें 220 वोल्ट। ओके, अब वही हमें वर्क डन दे रखा है 760 जूल्स। अब हमें V दे रखा है, हमें W दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने चार्जेस हो गए। ओके, तो वही सेम चीज है, अगेन वी नो दैट सिंस V know that V equals to W upon Q होता है, तो Q का क्या फॉर्मूला बनेगा, Q equals to सॉरी हमें Q निकालना है, तो Q equals to W upon V हो जाएगा। ओके, तो W हमारे कितने हैं यहाँ पे 1760, इसको हम 220 से डिवाइड करें, तो 0 से 0 कट गया, 22 टेबल में 76 8 पर कैंसिल होता है, दो मुझे टेबल आती नहीं बट मुझे सॉल्यूशन पता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 8 किलो। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हमें हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एक राइट अप्रोच हमेशा यूज करनी चाहिए कि हम सबसे पहले गिवन लिखें, गिवन लिखने के बाद कोई यूनिट्स में अगर चेंज है तो हम उस पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे हमेशा यहीं पे गलती कर देते हैं कि यूनिट्स को चेंज नहीं करते और सीधे उस वैल्यूज को न्यूमेरिकल उस वैल्यू को आगे लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। तो एक पहली गलती ये बच जाती है, अगर हम पहले गिवन लिखें और यहीं पे यूनिट चेंज करें तो ये गलती फिर से हम बच जाते हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्मूला जो यूज करें, अगर हम वो बार बार लिखते रहते हैं तो इससे हमारी एक हैबिट बन जाती है और साथ साथ ये फॉर्मूला हमें याद भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को बार बार जहां पे मैंने फॉर्मूला यूज किया वहां मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है, तो इससे मेरी क्या हेल्प होगी कि जब भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला मुझे पता है कौन से रिलेशन से है और मुझे क्या निकालना है वो मैं लेफ्ट में ले आया। तो इस तरीके से हमेशा ये अप्रोच फॉलो करके हम न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। अभी तो ये बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं और इस तरह के ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते भी नहीं।
बट फिर भी हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।